नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर हो रही हत्याओं को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि इस साल कश्मीर में 30 टारगेट किलिंग्स हो चुके हैं। पंडितों का पलायन तेजी से बढ़ रहा है। बीजेपी ने यूपीए द्वारा किए गए अच्छे कामों को बर्बाद कर दिया है। सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता भोग रहे हैं और कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों की स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करे और इस श्वेत पत्र में सरकार ने जो किया है और जो नहीं किया है उसकी जानकारी दे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से आतंकवादियों ने एक के बाद एक बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों और रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे राज्यों से कश्मीर पहुंचे लोगों को मौत के घाट उतारा है। ऐसी घटनाएं तब तेज हो रही हैं जब राज्य के अंदर कुछ ही महीनों के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं। आतंकवादियों द्वारा लगातार निशाना बनाए जाने के कारण कश्मीरी पंडित उन्हें कश्मीर से बाहर शिफ्ट करने की मांग को लेकर जम्मू में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में टाटा और एयरबस मिलकर C295 ट्रांसपोर्ट विमान तैयार करेंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत 22,000 करोड़ बताई जा रही है। इसके लिए इसी महीने के आखिर में यूनिट के निर्माण की शुरुआत होगी। ये विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगे। ये जानकारी आज डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने दी। प्रधानमंत्री 30 अक्टूबर को वडोदरा में इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का आधारशिला रखने जा रहे हैं। डिफेंस सेक्रेटरी के मुताबिक प्लांट में सिर्फ C295 का ही निर्माण नहीं होगा, यहाँ वायुसेना की ज़रूरतों के हिसाब से भविष्य के नए विमानों का भी निर्माण किया जाएगा। अखिलेश यादव के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर अब चुनाव आयोग ने सबूत पेश करने को कहा है। अखिलेश यादव ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि विधानसभा चुनाव में यादव और मुसलमान मतदाताओं के सीटों पर जानबूझकर 20-20 हज़ार वोट काटे गए थे। 29 सितंबर 2022 को लखनऊ में हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव ने कहा था कि राज्य के इलेक्शन डिपार्टमेंट ने यह काम बीजेपी के इशारे पर किया। अगर इसकी जांच हो तो पता चल जाएगा कि किनके नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत के चुनाव आयोग ने सबसे ज्यादा निराश किया है। वहीं अब चुनाव आयोग ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सबूत पेश करने के लिए 10 नवंबर तक का समय दिया। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का विधानसभा वार डेटा पेश करें ताकि जरूरी कार्रवाई की जा सके। आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल को करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो वाले बयान को उनके अपनों से भी समर्थन नहीं मिल रहा है। आप समर्थक विशाल ददलानी और कभी आप टिकट पर चुनाव लड़ चुकी एक्ट्रेस गुल पनाग केजरीवाल के विचारों के खिलाफ हैं। इसके अलावा बाकी आप समर्थक भी इसको लेकर आम आदमी पार्टी से निराश हैं। बॉलीवुड संगीतकार विशाल ददलानी को भारतीय फिल्मी दुनिया में आम आदमी पार्टी समर्थक माना जाता है, लेकिन वो केजरीवाल के विचार से सहमत नहीं। ददलानी ने केजरीवाल या उनकी पार्टी का नाम लिए बिना ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का संविधान कहता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य हैं, इसलिए शासन में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसे मैं और साफ कर दूं कि मेरा ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है जो किसी भी धर्म के किसी भी हिस्से को किसी भी पहलू में लाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब विशाल ददलानी ने आपकी आलोचना की है। वहीं आपके टिकट पर चुनाव लड़ चुकी एक्ट्रेस गुल पनाग ने भी कहा कि धर्म को हर चीज़ में लाना ये एक ऐसा खेल है जिसे अब हर कोई खेल रहा है और सिर्फ राजनेता ही नहीं, जो असहमत हैं वो व्यर्थ में संविधान का आह्वान करते रह सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर लगाने की मांग के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि नोट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाई जाए। उन्होंने सुझाव दिया है कि नोट पर एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर हो तो दूसरी तरफ संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होनी चाहिए। मनीष तिवारी ने केजरीवाल को जवाब देते हुए पूछा कि नई सीरीज के नोटों पर अंबेडकर की तस्वीर क्यों ना हो। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच के एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया था। ये मामला साल 2019 का है। उत्तर प्रदेश में रामपुर की एक अदालत ने यह फैसला सुनाया है। आजम खान पर अदालत ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कहा जा रहा है कि आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी रद्द की जा सकती है, क्योंकि नियमों के मुताबिक किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे ज़्यादा की जेल की सजा सुनाई जाती है तो उसे विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ता है। दरअसल आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उस वक्त रामपुर के जिलाधिकारी रहे आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की थी। तब इसके चलते आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
अदालत के फैसले के बाद आजम खान ने कहा कि उनके पास अभी दरवाजे खुले हैं और वो बड़ी अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने कहा वो इंसाफ के कायल हैं। आजम खान ने कहा कि वो 27 महीने तक जेल की सजा काट चुके हैं और आगे भी जीवन में संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला सभी को मान्य होना चाहिए और वो भी इस फैसले को स्वीकार करते हैं। मालूम हो कि इससे पहले आजम खान के खिलाफ कुल मिलाकर 90 मुकदमे दर्ज किए गए। इसमें चोरी व भ्रष्टाचार से जुड़े मामले शामिल हैं। यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का कहना है कि पीएम मोदी भगवान का अवतार हैं। वो जब तक जीवित हैं तब तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं। यूपी की मंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष में हलचल मच गई। सपा की ओर से तीखे बयान भी आए हैं जिसमें मंत्री गुलाब देवी का इस्तीफा मांगा गया है। दरअसल गुलाब देवी पीएम मोदी को भगवान बताने वाली अकेली बीजेपी नेता नहीं है। 2014 के बाद देश में जहां जहां भी बीजेपी ने चुनाव लड़ा उसने मोदी के नाम पर वोट मांगा। यही वजह है कि बीजेपी के कई नेता जब तक इस तरह का चमचागिरी के दायरे में आने वाला बयान देते रहते हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले वेंकैया नायडू ने इस बयान की शुरुआत की थी। 2016 में वेंकैया नायडू ने कहा था मोदी देश के लिए भगवान का गिफ्ट हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं। 2016 में एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मोदी को भगवान का पवित्र गिफ्ट बताया था। चौहान ने उस समय कहा था कि मोदी 2022 तक भारत को विश्व गुरु बना देंगे। चौहान के उस बयान को आज 2022 से जोड़कर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात का पता चल जाएगा। पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के लिए इस बार चुनावी लड़ाई मुश्किल हो सकती है। पार्टी ने इस बार 11 वर्तमान विधायकों का टिकट काट दिया है। इस वजह से इनके विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कांगड़ा सदर और जोगिंदरनगर सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को टिकट देने की वजह से भी जबरदस्त नाराजगी है। टिकट न मिलने की वजह से बीजेपी के 16 व कांग्रेस के 13 नेता अपने दम पर चुनाव मैदान में उतर गए हैं। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि 11 सिटिंग विधायकों में से 7 विधायक ऐसे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के करीबी हैं। बीजेपी ने इस बार प्रेम कुमार धूमल को भी चुनाव मैदान में नहीं उतारा है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के ससुर गुलाब सिंह ठाकुर को भी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश बीजेपी में जबरदस्त गुटबाजी है। हिमाचल बीजेपी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के खेमे साफ साफ आमने सामने दिखाई देते हैं। प्रेम कुमार धूमल के बेटे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो जयराम ठाकुर पर ही दांव लगाया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं। ऐसे में टिकट बंटवारे में इन तमाम नेताओं के समर्थक आमने सामने दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को भी 13 सीटों पर पार्टी नेताओं की बगावत का सामना करना पड़ रहा है। रूस ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के कमर्शियल सैटेलाइट यूक्रेन युद्ध में शामिल पाए गए तो वो रूसी हमलों का शिकार बन सकते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने रूसी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट दी। रूस की इस चेतावनी को लेकर अमेरिका या कमर्शियल सैटेलाइट प्रोवाइडर्स की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रूसी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी कॉन्स्टेंटिन बोरोसोव ने कहा कि यूक्रेनी युद्ध में मदद के लिए पश्चिमी सैटेलाइट्स का उपयोग एक अत्यंत खतरनाक ट्रेंड था। बता दें अगर ऐसा किया जाता है तो रूस और यूक्रेन युद्ध और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही रूस और पश्चिमी देश सीधे टकराव में आ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 विश्व कप में आज भारत ने अपने दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड्स को आसानी से 56 रनों से हरा दिया। भारत की ओर से 3 बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी लगाई जिसमें खुद रोहित शर्मा भी शामिल थे। रोहित ने 39 गेंदों पर 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 53 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इसके अलावा विराट कोहली ने 62 रन बनाए जबकि सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंदों पर 51 रन बनाए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 179 रन बनाए थे और बाद में 56 रनों से मैच जीत लिया। बीसीसीआई ने गुरुवार को महिला क्रिकेट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा कि अब महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी उतनी ही मैच फीस मिलेगी जितनी पुरुष खिलाड़ियों को मिलती है। जय शाह ने ट्वीट कर कहा है कि महिला क्रिकेटरों को अब उनके पुरुष समकक्षों के समान ही मैच फीस का भुगतान किया जाएगा, जिसके मुताबिक टेस्ट में 15 लाख रुपए, ओडीआई के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख रुपए। जय शाह ने ट्वीट कर कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि बीसीसीआई सचिव ने कहा यह भेदभाव से निपटने की दिशा में पहला कदम है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।